एरिथ्रोपोइसिस हीमाटोलॉजी और फिजियोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो एरिथ्रोपोइसिस जो है एक ग्रीक वर्ड है। एरिथ्रो मीन्स रेड और पोइसिस मीन्स फॉर्मेशन, प्रोडक्शन या मेकिंग। सो रेड ब्लड सेल्स की मेकिंग को, डेवलपमेंट को, इसकी मैचुरेशन को एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। सो स्टार्ट करते हैं इसके डीप कॉन्सेप्ट से। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं यॉर्क सेल से, और फीटल स्टेज में लिवर और स्प्लीन से प्रोड्यूस होते हैं। इन्फेंट्स और अडल्ट्स में जो है ये बोन मैरो से प्रोड्यूस होते हैं, जबकि इन्फेंट्स में जो है सब बोन्स के बोन मैरो से प्रोड्यूस होते हैं रेड ब्लड सेल्स। और जो अडल्ट्स आ जाते हैं उसमें फ्लैट बोन्स से, जिस तरह के रिब्स आ गई, हमारी स्टर्नम आ गई, स्कल की बोन्स आ गई, वर्टिब्रीज आ गई, इस इन बोन से, और लॉन्ग बोन के एंड से प्रोड्यूस होते हैं रेड ब्लड सेल्स, जिस तरह के ह्यूमरस का एंड आ गया, फिब्यूला का एंड आ गया, ये सारे इनके एंड से प्रोड्यूस होते हैं रेड ब्लड सेल्स। सो स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक जो सेल है, मदर सेल, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, जिसको डिराइव किया जाता है HAC से। सो ये मदर सेल्स हैं ब्लड के। इनका डायमीटर 10 to 12 माइक्रोमीटर होता है। जो क्रोमाटिन होता है वो फाइन प्रेजेंट होता है, और ये जो है इसके माइक्रोस्कोप के अंदर से देखे जाए तो पर्पल कलर के होते हैं। काफ़ी बड़ा साइज़ नहीं, मतलब थोड़ा नॉर्मली साइज़ है। सो ये बोन मैरो के अंदर डीपली प्रेजेंट होते हैं। इसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक तो ये जो है इसके अंदर सेल्फ रिन्यूएबल कैपेबिलिटी होती है, मतलब कि एक स्टेम सेल अपने जैसा ही दूसरा स्टेम सेल बना देता है माइटोटिक डिवीजन के थ्रू। और दूसरा कि ये मल्टी पोटेंट डिफ्रेंशिएशन शो करते हैं, मतलब कि हमारे ब्लड के अंदर जितने भी सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, वो इसी हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स से बने होते हैं। सो ये रियरली प्रेजेंट होते हैं हमारे बोन मैरो के अंदर, मतलब हर 10,000 बोन मैरो के सेल्स में से एक जो है वो HAC है, और ये नॉर्मली इनएक्टिव होते हैं। अब ये इनएक्टिव, इसको एक्टिव करने के लिए साइटोकाइनिन आएगा, या तो ग्रोथ फैक्टर आएगा, या फिर हिमेटोपोइटिन आएगा जो कि किडनी से रिलीज़ होगा, और हाइपोक्सिया की वजह से, ऑक्सीजन के लो लेवल की वजह से। सो ये डिफ्रेंशिएट होगा दो लाइनेज के अंदर। एक आ गया है माइलॉइड लाइनेज और एक आ गया लिम्फॉइड लाइनेज। लिम्फॉइड लाइनेज जो है वो BT और लिम्फोसाइड बनाएगा और नेचुरल किलर सेल्स के अंदर डिफ्रेंशिएट होगा, जबकि माइलॉइड लाइनेज जो है वो रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, ग्रैन्युलोसाइट वगैरह में डिफ्रेंशिएट होगा। सो कॉमन माइलॉइड प्रोगेनेटर्स जो हैं वो जिसको एब्रीवेट किया जाता है CMP से। सो इसका ये जो है ओलिगोपोटेंट सेल्स हैं, मतलब ये लिमिटेड पोटेंसी शो करते हैं, और जो कि लिमिटेड पोटेंसी मतलब कि ये रेड ब्लड सेल्स के अंदर डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं, प्लेटलेट्स के अंदर हो सकते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स के अंदर हो सकते हैं, मोनोसाइट्स के अंदर हो सकते हैं, सारे नॉन लिम्फॉइड ब्लड सेल्स के अंदर हो सकते हैं, मगर लिम्फॉइड ब्लड सेल्स के अंदर ये डिफ्रेंशिएट नहीं हो सकते। इनकी जो है पोटेंसी वो लिमिटेड हो गई है, और इनका जो रिन्यूअल है वो भी लिमिटेड हो गया है, मतलब ये एक जो है वो दूसरा सेल नहीं बना सकता। ये माइटोटिक डिवीजन अब शो नहीं करेंगे। अब इनका साइज़ जो है वो हल्का सा इंक्रीज़ हुआ है, जिस तरह कि ये इनका साइज़ होता है वो 15 to 20 माइक्रोमीटर होता है डायमीटर में। ये इस वजह से होता है क्योंकि एक तो इसके अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे कि न्यूक्लियस जो है वो होगा कंडेंस, और जबकि जो इसका साइटोप्लाज्म है वो एक्सपेंड करेगा, जिसके अंदर जो राइबोसोम्स वगैरह होंगे उसकी क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इसका साइज़ हल्का सा इंक्रीज़ होगा, जबकि ये जो है माइलॉइड प्रोगेनेटर सेल्स जो हैं वो एक्टिव होंगे एज़ कम्पेयर टू HAC सेल्स के, जो कि इनएक्टिव थे। सो अगला जो है ये जो कॉमन माइलॉइड प्रोगेनेटर सेल्स है वो भी डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे, या तो मेगा कैरियोसाइट इर्थ्राइड प्रोगेनेटर्स में, या तो ग्रैन्युलोसाइट मोनोसाइट प्रोगेनेटर सेल्स में। ये जो ग्रैन्युलोसाइट प्रोगेनेटर सेल्स हैं वो ग्रैन्युलोसाइट सेल्स और मोनोसाइट सेल्स बनाएंगे, जबकि मेगा कैरियोसाइट इर्थ्राइड प्रोगेनेटर्स जो हैं वो रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स बनाएंगे। अब इनको फर्दर जो है मतलब इसको स्पेसिफिक किया जाता जा रहा है। सो अगला जो है हमारा सेल है वो मेगा कैरियोसाइट इर्थ्राइड प्रोगेनेटर है, जिसको एब्रीवेट किया जाता है MEP से। सो ये बाई पोटेंट प्रोगेनेटर सेल्स हैं,
जो कि बनाते हैं मेगा कैरियोसाइट और एरिथ्रॉइड सेल्स। सो ये मेगा कैरियोसाइट जो है वो फ्यूचर के प्लेटलेट्स है और एरिथ्रॉइड जो है वो फ्यूचर के रेड ब्लड सेल्स है। ये भी बोन मैरो के अंदर प्रेजेंट होता है, मगर इसकी लोकेशन जो है हेमेटोपोइटिक कॉर्ड है, जहाँ पर ये जो है मतलब काफ़ी डीपली प्रेजेंट नहीं, थोड़ा सा सरफेस की तरफ आते जा रहे हैं। मतलब कि बोन मैरो से आखिरकार इन द एंड रिलीज होंगे, तो इस जैसे ये सरफेस की तरफ आते जा रहे हैं। अब इसकी डिफ्रेंसिएशन होगी दो लाइनेजेस में, एक एरिथ्रॉइड लाइनेज आ गई है और दूसरा मेगा कैरियोसाइटिक लाइनेज। एरिथ्रॉइड लाइनेज में जो है रेड ब्लड सेल्स में डिफ्रेंसिएशन होगी और मेगा कैरियोसाइटिक लाइनेज में जो है वो प्लेटलेट्स में डिफ्रेंसिएशन होगी। अब जो एरिथ्रॉइड लाइनेज है उसमें एरिथ्रोपोइटीन जो है वो इसके ऊपर एक्ट करेगा और फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेगा एरिथ्रॉइड लाइनेज के सेल्स में, जो फर्स्ट आ गए हैं वो बर्स्ट फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रॉइड्स हैं, जिसको BFU से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये फर्स्ट एरिथ्रॉइड प्रोगेनेटर स्टेज के सेल्स हैं। मतलब कि अब जो हमारे सेल्स हैं वो रेड ब्लड सेल्स ही बनाएंगे। इसके अलावा जो है वो किसी और सेल्स में डिफ्रेंशिएट होने की कैपेबिलिटी नहीं रखते। मतलब अब इसकी पोटेंसी जो है वो ख़त्म हो गई है कोई और सेल्स के अंदर डिफ्रेंशिएट होने की। सो इनकी अब ये बर्स्ट फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रॉइड्स हैं। बर्स्ट फॉर्मिंग इसके वर्ड से शो होता है कि ये इसके अंदर डिवीजन करने की बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है कि ये हाई डिवीजन को शो कर देंगे, माइटोटिक डिवीजन को। इसी वजह से जो हमारे ब्लड के काउंट में रेड ब्लड सेल्स की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है वो इन्हीं सेल्स की वजह से होती है। इसी स्टेज की वजह से होती है कि बर्स्ट फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रॉइड जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते जाते हैं माइटोटिक डिवीजन के थ्रू, और वो प्रोगेनेटर सेल्स की बहुत ज़्यादा नंबर को बढ़ा देते हैं। अब ये इसको 10 से 14 दिन लगते हैं ये काम करने में, तो ये क्वांटिटी को इंक्रीज़ करते हैं इसका। अब इस स्टेज में जो है सेल का साइज़ जो है वो 15 to 20 माइक्रोमीटर रहेगा डायमीटर में, जो कि लास्ट टाइम भी था। और अब जो है इसके बाद नेक्स्ट स्टेज में जब ये डिफ्रेंशिएट होंगे 10 से 14 दिन के बाद, वो है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रॉइड CFUE से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। सो ये लास्ट प्रोगेनेटर का इसको लेट प्रोगेनेटर स्टेज भी कहते हैं, जो कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कॉलोनीज जो है वो कंडेंस हो जाएंगी और जो है एरिथ्रोपोइटिन के रिसेप्टर्स जो हैं वो इंक्रीज़ कर जाएंगे सरफेस के ऊपर। अब जब ये है इसमें मैचुरेशन स्टार्ट हो जाएगी रेड ब्लड इसमें जो है मैचुरेशन बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से स्टार्ट होगी। सो इसके अंदर ग्लोबिन जीन की एक्सप्रेशन भी स्टार्ट होगी और इसके अंदर सेल का जो है स्ट्रक्चरली थोड़ा सा कंडेंस हो जाएगा, 12 to 15 माइक्रोमीटर डायमीटर हो जाएगा। मतलब तकरीबन 5 से 6 माइक्रोमीटर जो है वो कंडेंस होगा। और इसमें जो है मतलब कंडेंस होने की क्या वजह है कि जो हमारे सेल्स के अंदर राइबोसोम्स थे, वो राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन बनाना शुरू हुए, हीमोग्लोबिन वगैरह वो बनाना शुरू है, तो इस वजह से इसका थोड़ा सा साइज़ जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगा। हमारे जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रॉइड सेल्स हैं वो डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे प्रो एरिथ्रोब्लास्ट सेल्स में। मतलब इसको कह सकते हैं प्रो नॉर्मोब्लास्ट भी, रिप्रोब्लास्ट भी। सो ये जो है ये फर्स्ट स्टेज है मैचुरेशन का। अब जो इससे पहले के सारे स्टेजेस थे उसके अंदर लाइनेज की डिफ्रेंसिएशन हो रही थी, जबकि ये जो है इसके अंदर मैचुरेशन स्टार्ट होगी। सो इसमें जो है एरिथ्रॉइड का प्रिकर्सर फर्स्ट टाइम मॉर्फोलॉजिकली रिकॉग्नाइज होगा। मतलब कि जो माइक्रोस्कोप के जब हम अंडर देखेंगे तो अब ये डिफ्रेंशिएट होना ख़त्म हो जाएंगे, बल्कि ये मैच्योर होना शुरू हो जाएंगे। सो फर्स्ट मॉर्फोलॉजिकली रिकॉग्नाइजेबल एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर जो है वो फर्स्ट टाइम देखा जाएगा इसमें। अब प्रिकर्सर वो सेल्स हैं जो कि एक ही लाइनेज को अडॉप्ट करते जा रहे हैं। मतलब ये यूनिपोटेंट है, ये किसी और सेल्स के अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं हो सकते, इससे वो आप रेड ब्लड सेल बनाएंगे। अब इधर जो है सेल का जो नंबर है वो सेल का जो साइज़ है वो डिक्रीज़ होता जाएगा जब तक कि ये पूरा मैच्योर RBC नहीं बन जाता। तो ये जो है बोन मैरो के अंदर एरिथ्रोब्लास्टिक आइलैंड के जो है स्पेसिफिक लोकेशन है उधर जो है ये पड़ा रहेगा। इसका डायमीटर जो है 15 to 20 माइक्रोमीटर डायमीटर में। अब जो एरिथ्रोब्लास्टिक आइलैंड जो है इसमें क्या है कि मैक्रोफेज सेंट्रली प्रेजेंट है, जबकि आसपास जो है वो सारे हमारे
इमेच्योर सेल्स प्रेजेंट है जो कि आयरन ले रहे हैं मैक्रोफेजेस से और बना रहे हैं हमारा अपना हीमोग्लोबिन। जो अब इसमें जो है इस स्टेज में साइटोप्लाज्म जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा डेंसली प्रेजेंट होगा, ये डीपली प्रेजेंट होगा। डीप ब्लू जब इसको हम स्टेन करेंगे तो वो डीप बेसोफिलिक होगा। अब ये डीप बेसोफिलिक या डीप ब्लू कलर जो होगा वो राइबोसोम्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की प्रेजेंस की वजह से होगा। अब ये जो है प्रो इर्थ्रोब्लास्ट है वो डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे बेसोफिलिक इर्थ्रोब्लास्ट में जो कि अर्ली नॉर्मोब्लास्ट है। अब ये है ये भी प्रेजेंट होगा इर्थ्रोब्लास्टिक आइलैंड में और ये एक्टिवली डिवाइडिंग है। और ये जो है साइटोप्लाज्म जो है इसका भी डीप ब्लू कलर का है और इसके अंदर जो है इस स्टेज में हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन स्टार्ट होगी। मतलब इससे पहले वाला जो स्टेज था हमारा जो 5th स्टेज था उसमें जो है जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इर्थ्रॉइड था उसमें जीन की एक्सप्रेशन हुई थी, जबकि इसमें जो है वो हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। और इसके अंदर जो है न्यूक्लियोलाई जो है वो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट थे वो भी डिसअपेयर हो जाएंगे। अब जब इसके डिसअपेयर होने की वजह से इसका डायमीटर जो है काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ कर जाएगा। ये डिक्रीज़ करेगा 14 टू 16 माइक्रोमीटर डायमीटर पे हो जाएगा। सो ये सेल फिर डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे पॉलीक्रोमेटिक इर्थ्रोब्लास्ट में, जिसको हम पॉलीक्रोमेटोफिलिक इर्थ्रोसाइट भी कह सकते हैं या इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट भी कह सकते हैं। सो पॉली मीन्स मैनी और क्रोमेटोफिलिक मीन्स कलर लविंग, मतलब जो इसका जो साइटोप्लाज्म है वो काफ़ी सारे कलर्स को एब्जॉर्ब करेगा। सो जिस तरह के राइबोसोम जो है वो ब्लू स्टेन के ब्लू हो जाता है स्टेन पे और जो हीमोग्लोबिन है वो पिंक स्टेन करता है। तो इसमें जो है राइबोसोम की और हीमोग्लोबिन की जो है वो क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा इक्वल हो जाएगी, जिसकी वजह से जो है हमारा साइटोप्लाज्म ग्रेइश ब्लू या वॉयलेट कलर का नज़र आएगा। इसी वजह से इसको पॉलीक्रोमेटोफिलिक इर्थ्रोब्लास्ट स्टेज कहते हैं। सो इसमें न्यूक्लियस काफ़ी ज़्यादा कंडेंस हो जाएगा, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट नहीं होंगे उसके अंदर जो कि पिछले स्टेज के अंदर ही चले गए थे और डिसअपेयर हो गए थे। और ये जो है मगर इसमें जो है वो न्यूक्लियस की प्रेजेंस की वजह से हमारा जो सेल है वो फिर भी डिवाइड हो सकता है। अभी तक इसकी डिवीज़न रुकी ही नहीं है, माइटोटिक डिवीज़न अभी तक स्टॉप नहीं हुई है। सो ये ट्रांजिशनल स्टेज है अर्ली इमेच्योर आरबीसी के और लेट इमेच्योर आरबीसी का। सो इसका जो डायमीटर है वो 12 टू 15 माइक्रोमीटर होता है। सो हमारा जो अगला स्टेप है जिसमें ये फर्दर और मैच्योर होगा वो है ऑर्थ्रोक्रोमेटिक इर्थ्रोब्लास्ट, जिसको हम नॉर्मोब्लास्ट भी कह सकते हैं। सो इसमें जो है वो डायमीटर काफ़ी ज़्यादा कंडेंस हो जाएगा, 8 टू 10 माइक्रोमीटर डायमीटर में हो जाएगा। अब ये इस वजह से होगा क्योंकि जो हमारा न्यूक्लियस है वो फुली कंडेंस हो जाएगा और हमारे हीमोग्लोबिन जो है वो सारे प्रोड्यूस हो जाएंगे इस स्टेज के अंदर। और ये नॉन डिवाइडिंग स्टेज है जिसके अंदर हीमोग्लोबिन की जो है वो सिंथेसिस कंप्लीट हो जाएगी। इस स्टेज के बाद जो है हमारा जो न्यूक्लियस है वो एक्सक्रीट हो जाएगा। अब जैसे ये एक्सक्रीट होगा तो ये बनाएगा हमारा रेटिक्यूलोसाइट, जिसका डायमीटर अबाउट 8 टू 9 माइक्रोमीटर होगा। ये इमेच्योर ए न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल है जो कि इसके बाद ही रेड ब्लड सेल हमारा मैच्योर हो जाएगा। सो इसके अंदर एक तो न्यूक्लियस नहीं है मगर जो माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम्स है वो प्रेजेंट है। राइबोसोम्स की क्वांटिटी कम है, माइटोकॉन्ड्रिया की क्वांटिटी कम है, मगर फिर भी प्रेजेंट तो है ना थोड़े। सो ई न्यूक्लिएटेड स्टेज है, इसके अंदर जब हम स्टेन इसको करेंगे तो इसके अंदर जो है वो एक तो पिंकिश स्टेन आएगा और इसके अंदर ग्रेन्यूल नेटवर्क प्रेजेंट होंगे साइटोप्लाज्म के अंदर, जिसको हम रेटिक्यूलम कहेंगे। इसी वजह से हम इस स्टेज को इसी स्टेज के सेल को कहते हैं रेटिक्यूलोसाइट। मतलब इसके अंदर रेटिक्यूलम नेटवर्क जो है उसके आरएनए की और राइबोसोम वगैरह के प्रेजेंट होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह इन सब चीज़ों के नेटवर्क प्रेजेंट होंगे। मतलब ये आखिरी स्टेज होगा कि सब कुछ डिसअपेयर होने लगा है। और इसके अंदर जो है रेड ब्लड सेल की जो है वही बाइकॉन्केव शेप आ जाएगी क्योंकि जो हमारा न्यूक्लियस है वो
आउटवर्ड मूव हो गया है, डिसअपियर हो गया है, जिसको मैक्रोफेजेस खा चुके हैं। सो ये 2 दिन तक बोन मैरो के अंदर ही रहेगा, जिसमें जो है राइबोसोम्स होंगे वो बहुत हद तक डिसअपियर हो जाएँगे और अगले दिन जो है वो थर्ड डे पे जो है ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर रिलीज़ हो जाएगा और जिसके अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह भी एक्सक्रीट हो जाएँगे और इसकी जो है वो रिमूवल हो जाएगा। तो हमारा जो लास्ट स्टेज बन जाएगा, जैसे ही ये माइटोकॉन्ड्रिया रिमूव होगा, राइबोसोम रिमूव होंगे थर्ड डे पे, तो ये बन जाएगा 24 आवर्स के अंदर एरिथ्रोसाइट, जो कि हमारा मैच्योर रेड ब्लड सेल है, जिसके अंदर कोई ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं है, जो 120 डेज़ का है, क्योंकि इसके अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन के ऊपर डिपेंडेंट है और हीमोग्लोबिन जो है इसके अंदर 33% जो है इसका वेट बना रहा है और जो है मैक्रोफेज जो है इसको आखिर में क्लियर अप कर देंगे लिवर के अंदर और स्प्लीन के अंदर। सो अगर आप लोग को मेरी ये वीडियो पसंद आई और इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें। और अगर आप लोग को कोई कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर करवाना है तो आप लोग मुझे कमेंट में बताएं, फिर मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। सो जब तक के लिए खुदा हाफिज़।